जब हम लोग रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले ये ख्याल दिमाग में आता है कि ये सब कैसे वजूद में आया। ये सयारा जिसे हम अपना घर कहते हैं, ये कैसे बना? आग से भरी शुरुआत, पुरतशद्दद तसादम, ये सब कैसे हुआ? इस सब को समझना हमारा तजस्सुस ही नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली हमें ये समझने में मदद भी करेगा कि ये सब कैसे हुआ। बी क्यूरियस विद जी में एक बार फिर खुश आमदीद। ज़मीन पूरे निज़ाम शमसी के साथ अरबों साल पहले गैस और धूल के बादल से पैदा हुई थी। ये बादल, जिसे निबोला कहते हैं, कायनात की एक इंतशार ज़दा नर्सरी थी जो मुसलसल घूम रही थी और उबल रही थी। नाज़रीन, ये निज़ाम शमसी गैस और धूल के घूमते हुए बादल के तौर पर शुरू हुआ था। निबोला वो खाम माल था जिससे हमारा सूरज और तमाम सयारे पैदा हुए। निबोला का मरकज़ अपनी कशिश की वजह से ज़्यादा गैस और धूल खींचने लगा, जिसकी वजह से ये खुद पर ही गिर गया। जैसे जैसे बादल सुगड़ता गया वैसे वैसे ये तेज़ी से घूमने लगा। इसके मरकज़ में दर्जा हरारत बढ़ने लगा, जिससे सूरज की पैदाइश हुई। सूरज की पैदाइश हमारे निज़ाम शमसी का एक बहुत अहम हिस्सा था। सूरज की पैदाइश एक बहुत ही ड्रामेटिकल तरीके से हुई थी, लेकिन ये हमारे निज़ाम शमसी की तश्कील का पहला अमल था। सूरज की शदीद गर्मी बाहर की तरफ धकेली गई, जिसकी वजह से बाकी गैस और धूल का ज़्यादातर हिस्सा बह गया। बाकी गैस और धूल एक डिस्क में जमा होने लगी। ये डिस्क, जिसे प्रोटो प्लानिटरी डिस्क कहते हैं, लाखों किलोमीटर तक फैली हुई थी। प्रोटो प्लानिटरी डिस्क में धूल के ज़र्रात टकराने लगे और एक दूसरे से चिपकने लगे, जिसकी वजह से एक अहम तब्दीली आई। इस मवाद के गुच्छे, जो अब मैटर से किलोमीटर तक फैल चुके थे, इनकी धूल की वजह से सियारों के एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स बनने लगे। ये सियारों के कंपोनेंट्स सियारों की तामीर के ब्लॉक्स निज़ाम शमसी की एवोल्यूशन में एक अहम कदम था। धूल के ढीले अब आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग एलिमेंट्स बनने लगे। प्रोटो प्लानिटरी डिस्क अब तेज़ी से मुख्तलिफ होती जा रही थी। प्रोटो प्लानिटरी डिस्क एक एक्टिविटी का तूफ़ान था, सियारों के कंपोनेंट्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन बैलेट जो मुसलसल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। ये कंपोनेंट्स एक दूसरे को अबूर करते और आपस में जुड़ जाते थे। कुछ सियारों के एलिमेंट्स को निज़ाम शमसी से पूरी तरह बाहर फेंक दिया गया, दूसरों को स्टेबल ऑर्बिट में पकड़ लिया गया, जो आने वाले नए सियारों के निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए कैपेबल थे। प्रोटो प्लानिटरी डिस्क के बाहर के इलाके में, जहाँ बर्फ़ की चट्टानें स्पेस की सर्द गहराइयों में मिली हुई थी, वहाँ एक नया सियारा शक्ल लेने लगा था। जी हाँ, ये सियारा जो हमारा घर बनने के लिए कॉम्पिटेंट था, अभी अपनी अर्ली स्टेजेस पर था। चट्टान और बर्फ़ का एक घूमता हुआ मास जो मुसलसल बढ़ रहा था। हर कोलिजन, धूल के हर जर्रे इसके बढ़ते हुए मास में शामिल होते जा रहे थे। लाखों सालों में प्रोटो अर्थ ने प्रोटो प्लानिटरी डिस्क के ज़रिए एक नया रास्ता बनाया था, जिसकी कशिश ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल अपनी तरफ खींचती थी। इब्तदा में ज़मीन इंतहाई गर्म और इसमें वोल्केनोस के पहाड़ थे। ज़मीन की सतह पर पिघले हुए पत्थर और बुलबुलाता हुआ समंदर था, जिसके अंदर से गैसेस निकलती थी। जैसे जैसे ज़मीन ठंडी होती गई, पिघले हुए समंदर की सतह पर एक पतली लेयर बनने लगी। ये लेयर वोल्केनो इरप्शन से बार बार टूटती थी और बार बार बनती थी। ज़मीन और दूसरे सियारों की फॉर्मेशन एक पुरसकून अमल नहीं था। शुरू में ये एक शूटिंग गैलरी थी। इसमें बचने वाले बाकी सियारों के एलिमेंट्स स्पेस में घूम रहे थे। अपनी इब्तदाई तश्कील के बाद लाखों सालों तक ज़मीन ने शदीद बमबारी का वक्त देखा, जिसको लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहा जाता है। इस बम्बार्डमेंट का बहुत गहरा असर ज़मीन की तरक्की पर पड़ा। इन असरात ने ज़मीन पर पानी और दूसरे उतार चढ़ाव वाले कंपोनेंट्स पहुंचाए, जो ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने के लिए इम्पोर्टेंट थे। जब लेट हैवी बम्बार्डमेंट जारी थी, तब तबाहकुन वाक़या पेश आया जो हमेशा के लिए ज़मीन की तकदीर को बदलने वाला था। एक मार्स के साइज़ जितना, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स ने थिया का नाम दिया था,
ہمارے سیارے کے ساتھ ٹکرانے والا تھا۔ اس کی طاقت سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے چٹانوں کو پگھلا دیا تھا اور ملبے کو خلا میں پھینک دیا۔ ناظرین، اس کے بعد زمین کے گرد چکر لگانے والا ملبہ ایک انتشار زدہ ماحول میں تھا۔ چٹانوں اور دھول کے ذرات ٹکراتے اور اکٹھے ہوتے گئے۔ ان کی میوچل اٹریکشن انہیں ایک دوسرے کے قریب کھینچتی گئی۔ بڑھتے ہوئے اس عمل نے وقت کے ساتھ پرانے ملبے سے ایک نئی دنیا کو تراشنا شروع کیا۔ رنگ کے اندر سبسٹنس کے بڑے گچھے ابھرنے لگے اور ان کی اٹریکشن چھوٹی چیزوں کو اپنی طرف فوکس کرتی گئی۔ دوستو، چاند کی تشکیل زمین کی ابتدائی تاریخ میں صرف ایک ڈرامیٹک انسیڈنٹ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اہم لمحہ تھا جو ہمارے سیاروں کی تقدیر کو تشکیل دینے جا رہا تھا۔ اگر ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں تو چاند کی کشش کا اثر زمین کے گھومنے کو مستحکم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سمندر کی سطح اور اس کے تال میل، اتار چڑھاؤ سمندر اور زمین کے درمیان ایک پل بنانے کا کام کرتے ہیں۔ ناظرین، آج جو بارشیں ہم دیکھتے ہیں، ابتدا کی بارشیں اس سے بالکل مختلف تھی۔ یہ بارشیں ہزاروں سالوں تک گرتی رہتی تھی۔ یہ بارشیں وولکینو ایرپشن سے پیدا ہونے والے علاقوں کو بھرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے سمندر بنے۔ حالانکہ یہ ابتدائی سمندر ان سمندروں سے بہت مختلف تھے جنہیں ہم آج جانتے ہیں۔ شروع میں سمندر گرم اور تیزابی تھے، جو کہ آتش فشاں گیسز اور منرلز کا ایک نتیجہ تھا۔ زمین کی تشکیل کی کہانی کو سمجھنا صرف ایک فکر تجسس کی ایک مشق نہیں ہے، یہ عمل کی دعوت ہے۔ اس سیارے سے ہمارے گہرے تعلق اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ایک یاد دہانی ہے۔ یہ ہلکا نیلا نقطہ، جیسا کہ کارل سگان نے مشہور طور پر کہا تھا، واحد گھر ہے جسے ہم جانتے ہیں، خلا کی وسعتوں میں ایک نازک میدان ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو آج ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی خوبصورت ویڈیو میں، تب تک بی کیوریس ود زی۔